सर्वप्रथम सबसे पहले आज हम कुछ ऐसी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे जिनका संबंध परमाणु से है। जैसे परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, एटॉमिक वेट, सबसे पहले एटॉमिक नंबर की बात करेंगे। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों को ही या धनावेश की संख्या को ही एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या या जिसे परमाणु भार कहते हैं, अंग्रेजी में एटॉमिक वेट कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही एटॉमिक वेट कहलाता है। यानी एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इन दोनों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के आधार पर हम परमाणु के अंदर उपस्थित नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर एटॉमिक वेट का मान दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, तो इन दोनों की जानकारी के आधार पर हम तीनों कणों की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे। अगर एटॉमिक नंबर दिया हुआ है तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर ही परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अर्थात एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि एटॉमिक वेट दिया गया है और उनमें से किसी एक का मान दिया हुआ हो, तब भी हम इन तीनों कणों की संख्याओं का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर मान लें एटॉमिक वेट के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिया हो, तो एटॉमिक वेट में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्राप्त हो जाएगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए उस परमाणु के अंदर तीनों मौलिक कणों की संख्याओं को हम ज्ञात कर सकते हैं।
ये तीनों मौलिक कण परमाणु में कहां उपस्थित होते हैं? तो परमाणु के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। एक भाग होता है परमाणु के मध्य में, जो उसका नाभिक कहलाता है, जो केंद्रक कहलाता है, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और दूसरा भाग इसके चारों तरफ की कक्षाएं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि नाभिक के चारों तरफ की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि नाभिक के चारों तरफ जो एक कक्षाएं पाई जाती हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित रहते हैं, तो इन्हें कोष कहते हैं। कोष, कक्षा। अगर हमने कोष कहा तो उस समय से अंग्रेजी में सेल कहेंगे, और अगर कक्षा कहा तो उस समय उसे ऑर्बिट कहेंगे। हम कोष, कक्षा यानी सेल और ऑर्बिट को कैसे परिभाषित करें? नाभिक के चारों तरफ वह वृत्ताकार पथ जिस पर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, उसे कोष कहते हैं। हम चित्र के माध्यम से अभी देखते हैं कि जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे परमाणु का आकार भी बढ़ता जाता है। जो कोष नाभिक के जितना ही नजदीक होता है, वह कोष उतना ही छोटा होता है। जैसे जैसे कोष की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, वह कोष भी बढ़ता जाता है। और हम देखते हैं कि नाभिक से सटा हुआ या नाभिक के पास या नाभिक से नजदीक वाला कोष सबसे छोटा, और परमाणु का वह कोष जो नाभिक से सबसे अधिक दूरी पर होता है, वह सबसे बड़ा होता है। जो कोष नाभिक के पास होता है, वह निम्न ऊर्जा स्तर का होता है, और जैसे जैसे वह नाभिक से दूर होता जाता है, ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती जाती है, अर्थात वह कक्षा उच्च ऊर्जा स्तर की बनती जाती है। नाभिक के चारों तरफ यह जो वृत्ताकार मार्ग है, इन्हें हम अंग्रेजी के अक्षर के, यल, यम, यन से प्रदर्शित करते हैं। यहां जो व्हाइट बोर्ड पर हमने कोष प्रदर्शित किया है, तो सबसे छोटा कोष यहां के और सबसे बड़ा कोष यन है। इसके बाद भी कोष होंगे, ओ, पी, क्यू, आर, इस तरह के कोष आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे कोष का आकार बढ़ता जाता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती जाती है, और साथ ही साथ वह कोष विभाजन के योग्य होने लगता है, अर्थात वह उपकोष में विभाजित होने लगता है। उदाहरण के लिए
उपकोष तो बहुत हैं, लेकिन जितने उपकोष आज के समय में प्रयोग में आने वाले हैं वह मुख्य रूप से 4 उपकोष हैं। यस, पी, डी और एफ। जो हमारा के कोष है, के कोष में केवल एक उपकोष पाया जाता है जो यस के नाम से जाना जाता है। यल में 2 उपकोष यस और पी पाए जाते हैं। यम में 3 उपकोष यस, पी और डी होते हैं, जबकि एन में 4 उपकोष यस, पी, डी, एफ पाए जाते हैं। हाँ देखें, नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाएं पाई जाती हैं, जो कोष पाए जाते हैं या जो सेल पाए जाते हैं, उन्हें के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल, क्यू सेल के नाम से डिनोट करते हैं। जब पहली कक्षा होती है तो उस पहली कक्षा में मात्र एक ही उपकोष पाया जाता है जो यस उपकोष के नाम से जाना जाता है। अगर दूसरी कक्षा है तो उसमें 2 उपकोष यस और पी उपकोष, तीसरी कक्षा में यस, पी, डी और चौथी में यस, पी, डी और एफ उपकोष पाए जाते हैं। 5वीं कक्षा की बात करें तो इसके अनुसार यस, पी, डी, एफ, जी उपकोष भी पाए जाने चाहिए, लेकिन अभी अब तक ज्ञात तत्वों के अनुसार कोई तत्व ऐसा नहीं मिला जिसमें जी उपकोष पाया जाता हो। तो जब जी उपकोष वाला तत्व नहीं मिला तो एच, आई उपकोष वाले का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आज तक अधिकतम उपकोषों की संख्या मात्र 4 पाई गई, जो यस, पी, डी और एफ के नाम से जाने जाते हैं। यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यही कारण है कि के कोष में यानी पहली कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, दूसरी कक्षा में 2 धन 6 8, तीसरी कक्षा में 2 धन 6 धन 10 18 और चौथी कक्षा में 2 धन 6 धन 10 धन 14 बराबर 32 रखा। इसके बाद अगर हम जाना चाहें तो नियमानुसार इस 5वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 होनी चाहिए, 6वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 होनी चाहिए और 7वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98 होनी चाहिए। लेकिन आज तक के प्राप्त तत्वों में कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला। अगर बहुत अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली तो 32 इलेक्ट्रॉनों की। अब इसके बाद हम परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संदर्भ में व्याख्या करेंगे, यानी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट ऑफ एटम, यानी परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संदर्भ में मुख्य रूप से दो तरीका। सबसे पहले मैं बोरबरी के नियम पर व्याख्या करना चाहूंगा। बोरबरी का नियम, बोरबरी के नियम के अनुसार सबसे पहला नियम कि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है। Where n is equal to number of orbit, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n कक्षा की संख्या है। अगर कक्षा संख्या 1 है, पहली कक्षा है, तो 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। अगर दूसरी कक्षा है तो 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8। तीसरी कक्षा है तो 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, और चौथी कक्षा है तो 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32। अगर यह 5वीं कक्षा की बात करें तो नियमानुसार संख्या 50, 6वीं में 72 और 7वीं में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98 होनी चाहिए। लेकिन इसके पहले भी मैं कह चुका हूं कि आज तक कोई ऐसा तत्व प्राप्त नहीं हुआ जिसमें उसकी सबसे बड़ी कक्षा 32 से ज्यादा की बनी। यह तो बोरबरी के नियम का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बोरबरी ने कहा कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वह भले ही 18 इलेक्ट्रॉन की ही कक्षा की, वह भले ही 32 इलेक्ट्रॉन की कक्षा क्यों ना हो, वह तीसरी या चौथी कक्षा भी हो, तो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं हो सकते। तीसरा कहा कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि जब किसी कक्षा में 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन भर जाए तभी नई कक्षा की शुरुआत की जा सकती है, बल्कि नई कक्षा शुरू करने के लिए अगर एक 8 इलेक्ट्रॉन की कक्षा बना दी जाए तो उसके बाद नई कक्षा की शुरुआत की जा सकती है। अब तक 3 नियम की बात किया, फिर से एक एक बार उन नियमों को सुनना है। परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के संदर्भ में बोरबरी का पहला नियम, बोरबरी का पहला नियम यह कहता है कि परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के आधार पर होनी चाहिए या होती है, जहां n कक्षा की संख्या। दूसरा नियम, परमाणु की कक्षा में या परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान देना होगा। तीसरा नियम, बोरबरी ने कहा
कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी कक्षा में 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नई कक्षा का शुभारंभ किया जा सकता है, बल्कि किसी कक्षा में यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो नई कक्षा का प्रारंभ किया जा सकता है। इसके लिए मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। उदाहरण कौन? इस तीसरे नियम के संदर्भ में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जैसे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 19। अब हम नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं। पहली कक्षा में नियमानुसार 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो पहली कक्षा में हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसके बाद बचे हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया। इसके बाद बच गए 9 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा को नियमानुसार 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वह 9 इलेक्ट्रॉन हमको तीसरी कक्षा में दे देना चाहिए, लेकिन हम देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसी नियम ने हमें बांध रखा है। क्या बांध रखा है? कि परमाणु की बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो जब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकते तो आखिर हम 9 इलेक्ट्रॉन देंगे कहां से? लेकिन इसी नियम ने एक ढील भी हमें दी है। वह ढील दिया है कि यह जरूरी नहीं है कि किसी परमाणु की कक्षा में 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नई कक्षा का शुभारंभ किया जा सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर एक 8 इलेक्ट्रॉन की कक्षा बनाकर उसके शेष इलेक्ट्रॉन को आगे की कक्षा में दिया जा सकता है। इसलिए हम 2n² का पालन न करते हुए हम तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देते हुए बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन देकर इसके इलेक्ट्रॉनों का वितरण संपन्न कर देते हैं। अब तक जो 3 नियम की व्याख्या की गई वह तीनों नियम इस पोटेशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लागू है। पहली और दूसरी कक्षा में उसका पहला नियम लागू है, अंतिम कक्षा में उसका दूसरा नियम कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वह लागू है। लेकिन तीसरी कक्षा में उसका तीसरा नियम, तीसरी कक्षा को 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन तीसरा नियम कहता है कि आवश्यक नहीं है कि 2n² के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नई कक्षा शुरू हो, बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन की कक्षा बनाकर शेष इलेक्ट्रॉन को अगली कक्षा में दिया जा सकता है। एक नियम और है जिसको हो सकता है कि मात्र कह देने से आप समझ ना पाए, लेकिन उसकी समझदारी तब बनेगी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात मैं SPDF के आधार पर करूंगा, वह अगले टाइम में करूंगा, लेकिन फिर भी उस नियम को तो मुझे देना ही होगा। चौथा नियम यह कहा कि किसी परमाणु की बाहरी कक्षा में 2 और उससे भीतर की कक्षा में 9 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होते जब तक कि बाहर से अंदर की तरफ यह तीसरे नंबर की कक्षा 2n² के आधार पर न बढ़ जाए। और इस प्रकार इस नियम के अनुसार अर्थात बोरबरी के नियम के अनुसार परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण संपन्न होता है। इसके बाद अगले टाइम पर मैं बताऊंगा आप बाउ नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे